एक इंटरनेशनल पॉलिसी बनाया गया जिसमें बहुत सारे कंट्रीज ना एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, अगर कोई ऐसी मैटर है या अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां मुझे लगता है पर्टिकुलरली कि वॉर हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हुआ, जो बच्चे अनाथ हो चुके थे, जो मासूम लोगों का जान चला गया था, तो उस डिस्ट्रक्शन के बाद उसको बियर अप करने के लिए लोग मल्टीपल वेज ढूंढने लगे। हम इस चीज का स्ट्रेस लेंगे कि किस तरीके से पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस मेंटेन रहे। ये जो मिलिट्री अलायंस बन रहा है ना, इसको बंद करो, ये नहीं कराना है। अगर हम पे बीतता है तो हम दूसरों को बोलते हैं भाई पता है ऐसा फील होता है, तू मत करना। इंडिया वाले फेस करते ना इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश लोगों ने हमला कर लिया था। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हमारे क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के हिस्ट्री पोर्शन का सबसे आखिरी चैप्टर विच इज नॉन अलाइन मूवमेंट। अब हमने हमारी आगे की सारी ही चैप्टर्स कवर अप कर लिया है, चाहे वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हो या फिर हिस्ट्री पोर्शन हो। तो आपकी हिस्ट्री सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बट मुझे ये जानना है क्या आपकी हिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट हुई या फिर बस हम ही कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो भाई अगर नहीं हुआ है ना तो फिर टाइम अब बचा नहीं है, फटाफट सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि हम कराने वाले हैं आप लोगों को रिवीजन क्लासेस, लाइव क्लासेस, ताकि आपको बोर्ड्स में और अच्छे मार्क्स आ सके। क्लियर? अब मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी ही वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है, साथ ही नोट्स ऐड किया रहता है जो कि आप लोग के लिए फ्री है, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर विच इज यूनाइटेड नेशंस का थर्ड पार्ट विच इज द नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब देखो नॉन अलाइंड मूवमेंट में क्या है ना, दो पार्टीज थी, ठीक है। एक है हमारे यूएसए और एक पार्टी है जिसमें रशिया लीड करता है, बट इसके अंदर और बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लो इसे हम कह सकते हैं सोवियत यूनियन, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, यूएसए एक सिंगल कंट्री या अकेले लड़ना चाहता है, और एक जो सोवियत यूनियन है इसमें रशिया हेड है, बट इसमें मेजर कंट्रीज जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जो इंडिया है, ठीक है, तो अब इंडिया वाले सोचते हैं भाई हम तो वैसे भी भारत देश हमारा महान है, राइट। तो ये लोग क्या सोचते हैं ना कि अगर हमें इन दो पावर में से किसी पावर में जुड़ना पड़े तो क्या हमें जुड़ना चाहिए। तो इंडिया वाले क्या बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं जुड़ना, क्योंकि मुझे नहीं पता आने वाले समय में अब कौन सा देश हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा कुछ हमें फेस ना करना पड़े, इसीलिए हमें नॉन अलाइन रहना है, यानी कि हमें जुड़ना नहीं है। नॉन अलाइन मतलब क्या होता है, जुड़ना नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा दो ग्रुप्स, ठीक है। अब जान लेते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट होता क्या है। नॉन अलाइनमेंट वाज एन इंटरनेशनल पॉलिसी इन विच many Asian and African nations refused to align themselves with any of the blocks। अब नॉन अलाइन में क्या होता है कि देखो ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी बनाया गया जिसमें बहुत सारे कंट्रीज ना एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन नेशंस ने क्या डिसाइड किया कि हमें इस पर्टिकुलर पूरे मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना, हमें इस मूवमेंट में अलाइन नहीं होना है, ठीक है। These countries aimed at promoting international peace, हार्मनी एंड कोऑपरेशन। अब ये जो कुछ कंट्रीज हैं ये क्या सोचती हैं कि हमें ना ये यूएसए में जाकर अपने आप को ऑप्रेस करना नहीं है, हमें एक ऐसे कंट्री में जाकर अपने आप को ऑप्रेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम किसी भी ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते, हमें नॉन अलाइन रहना है, और हमें क्या करना है, हमें देना है पूरे वर्ल्ड को एक इंटरनेशनल पीस, हार्मनी एंड कोऑपरेशन। तो इसीलिए बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एनी ऑफ दी इस दोनों में से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो तो ये नॉन अलाइन मूवमेंट का मेन फीचर्स क्या है। पहला, नॉट टू ज्वाइन एनी पावरफुल मिलिट्री ब्लॉक, यानी कि ये पहला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है ना। तो यहाँ पर जो लोग जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज नेशंस हैं तो वो क्या सोचती हैं कि हम इन दोनों में से किसी भी पावरफुल मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना चाहते, हमें नहीं करना, ठीक है। Opposed to any kind of military alliances such as NATO, SETO, Warsaw Pact। तो वो बोलते हैं ना कि भाई हमें चाहे कोई भी मिलिट्री अलायंसेस, ये चाहे कोई भी मिलिट्री अलायंस बनाए, चाहे यूएसए हो या फिर सोवियत यूनियन हो, चाहे कोई भी बनाए, हमें इसमें जुड़ना नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है।
फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस रिलेटेड टू कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। और हाँ, ये चाहते हैं कि चाहे हमें आज़ादी चाहिए, अगर हमें किसी फॉरेन पॉलिसी को अपनाना है, अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो, तो हमें उसके लिए इंडिपेंडेंट रखो, हमें उसके लिए फ्रीडम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड अफेयर्स, कि हाँ हम पार्टिसिपेट, इस दोनों में तो ब्लॉक में नहीं चाहते कि हम मेंबर्स बने, बट कोई भी अगर वर्ल्ड अफेयर्स हो रहा है ना, तो हम उसमें बहुत ईगरनेस के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट, टू जज इश्यूज ऑन मेरिट, अगर मान लो कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे तरफ कुछ मेरिट होगा तो उसमें हम जज कर सकते हैं, उस इश्यू से रिलेटेड हम अपना ओपिनियंस रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द फीचर्स ऑफ NAM, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब देख लेते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला, अगेन, नॉट टू ज्वाइन एनी पावर ब्लॉक और एनी मिलिट्री अलायंसेस, की इनको किसी भी पावर ब्लॉक में ज्वाइन नहीं करना, ना ही किसी मिलिट्री अलायंस में ज्वाइन करना है। क्लियर, नेक्स्ट, टू एलिमिनेट ऑल दोज कॉजेज विच में लेड टू वॉर, और ये क्या बोलते हैं ना कि ना ही हम, अगर मान लो हमें दोनों ब्लॉक में से किसी ब्लॉक में ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे ना, अगर कोई ऐसी मैटर है या अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां मुझे लगता है पर्टिकुलरली कि वॉर हो सकता है, वहां पर उस सिचुएशन में जो इश्यूज है उसे हम एलिमिनेट कर दे, वहां से हटा दे, ताकि वॉर जो है वो आकर फिर वापस से ना हो। देखो इतने सारे डिसीजंस क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया ना क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत परेशानियां फेस करना पड़ा हम लोगों को नहीं, जो हमारे पहले जो फाइटर्स थे ना, उनको बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो बच्चे अनाथ हो चुके थे, जो मासूम लोगों का जान चला गया था, तो उस डिस्ट्रक्शन के बाद उसको बियर अप करने के लिए लोग मल्टीपल वेज ढूंढने लगे। तो दिस वॉज वन ऑफ दी मल्टीपल वेज। ठीक है, नेक्स्ट, टू अपोज कॉलोनिज्म, इम्पेरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्या बोलते, चाहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करोगे ना कि व्हाइट पीपल है, ब्लैक पीपल है, इस रेस का है, उस कास्ट का है, इस क्रीड का है, तो हम इसको उसके ऊपर आवाज उठाना चाहते हैं। ठीक है, टू एनकरेज कंट्रीज टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद ईच अदर, और क्या बोल रहे हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि हमारे कंट्रीज के दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन रहे। अगर मान लो अभी मैं आप लोग को बता दूं कि रशिया और USA और चाइना का लड़ाई हो जाए, सोच सकते हो दोनों पावरफुल कंट्रीज, और अगर ये लोग लड़ गए ना आपस में, हो गया, गेम खत्म हो जाएगा। या फिर अगर मान लो आप सोचो रशिया और चाइना या फिर USA एंड रशिया अगर लड़ गए ना, तो शायद वो लड़ाई वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल कंट्रीज है भाई। ठीक है, देखो, टू एनकरेज टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद ईच अदर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। टू स्ट्रेस ऑन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, और क्या बोलते हैं कि हाँ हम इस चीज का स्ट्रेस लेंगे कि किस तरीके से पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस मेंटेन रहे। क्लियर, नेक्स्ट, टू अपोज द न्यूक्लियर वेपन्स इन वॉर, और देखो वो क्या बोलते हैं, देखो आपको पता है ना कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी रेस ऑफ आर्मामेंट्स हुई थी कि हाँ तुम्हारी हथियार इतनी तेज है, अब मैं तुमसे भी बड़ी तेज हथियार लेके आऊंगा, तुम्हारी शिप इतनी बड़ी है कि लाखों को मार सकती है, मैं शिप लेके आऊंगा जो करोड़ों को मार देगी। तो ये ना जो रेस है ना, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है NAM का, कि हम ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स को अपोज करेंगे कि कोई भी अगर वॉर होता है तो कोई भी ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज ना कर पाए। क्लियर, नेक्स्ट, टू वर्क टूवर्ड स्ट्रेंथनिंग UNO, और हम किस पे काम करेंगे ताकि UNO जो है वो अच्छे से काम हो सके। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और हमारा मकसद क्या रहेगा कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें और हम अपने ह्यूमन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, टू बिल्ड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन इक्विटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इनका और ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बनाएंगे, एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो कि इक्विटी पे बेस्ड होगा, इक्वालिटी पे बेस्ड होगा, साथ ही जस्टिस पे बेस्ड होगा। क्लियर, अब देखो इसमें कुछ आर्किटेक्ट्स हैं। पहला है फाउंडिंग फादर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस वक्त हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। जोसेफ ब्रॉड टिटो जो कि प्रेसिडेंट है यूगोस्लाविया के। अब्दुल नासिर जो कि प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के। एंड फर्स्ट समिट इन 1961 एट बेलग्रेड इन यूगोस्लाविया, और पहला कब समिट हुआ था इसका, 1961 बेलग्रेड इन यूगोस्लाविया में। ठीक है, तो 3 मेजर आर्किटेक्ट्स थे ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, चलो अब हम पढ़ लेंगे कि इन पूरे ही पार्ट में हम इनके बारे में क्यों पढ़े भाई। देखो हम इनके बारे में क्यों पढ़े, ये जो हमारे है ना जोसेफ ब्रॉड टिटो या फिर अब्दुल नजीर, क्यों पढ़ने के बारे में, हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। देख रहे हो हिस्ट्री बुक आपको पढ़ा रहा है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलो देखो,
India was the first country which initiated the non-aligned policy under the leadership of Nehru. अब इंडिया ना पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने बोला कि भाई हमको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चाहिए, हमें किसी भी कंट्रीज के साथ नहीं जुड़ना है। और इनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, Jawaharlal Nehru realized that one of the greatest dangers of India and other newly independent countries lie in joining any of the two power blocks. He advocated all the countries to stay away from the power blocks. अब देखो इनको क्या लगा ना कि सबसे बड़ा डेंजर इंडिया को कैसे हो सकता है, अगर इंडिया किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज को ज्वाइन कर लेते हैं ना, जैसे जो दो पावर ब्लॉक्स थे ना, एक यूएसए एंड एक सोवियत यूनियन जिसमें रशिया लीडर है, तो वो क्या बोल रहे थे कि अगर कोई भी इंडियंस, ठीक है, अगर उस ब्लॉक्स में से किसी ब्लॉक को ज्वाइन करती हैं तो ये सबसे बड़ा डेंजर होगा। और वो सबको क्या डिक्टेट करते हैं, क्या समझाते हैं, क्या एडवोकेट करते हैं कि भाई सारे ही कंट्रीज इस पावर ब्लॉक से दूर रहो। ठीक है, Nehru with his leadership skills and far-sightedness convinced the Asian and African nation to initiate a movement against the division of the world into two powerful blocks. अब देखो नेहरू क्या करते हैं ना, इनके अंदर इतना अच्छा लीडरशिप स्किल्स था, ये इतने दूर तक देख सकते हैं, इनका नजरिया इतना तेज था कि ये क्या करते हैं, ये एशियन और अफ्रीकन नेशंस को, ठीक है, इनिशिएट करते हैं कि भाई ऐसा इनिशिएटिव दिखाते हैं कि भाई इन दोनों जो पावरफुल ब्लॉक्स है ना उसके अगेंस्ट में इनिशिएटिव दिखाते हैं ये। तो क्योंकि बहुत समझदार थे, पढ़े लिखे थे भाई, इनका नजरिया बहुत दूर तक तेज था, तो इनके अनुसार इन्होंने क्या किया, एशियन और अफ्रीकन नेशंस को पूरा मैनिपुलेट कर दिया, भाई पावरफुल ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करना आप लोग। ठीक है, he along with the Tito of Yugoslavia, Nasir of Egypt, Ho Chi Minh of Vietnam and Kwame Nkrumah of Ghana participated in the Bandung Conference where NAM was given a final shape. अब चार लोग के साथ देखो, Tito of Yugoslavia, Nasir of Egypt, Ho Chi Minh of Vietnam and Kwame of Ghana, ये चारों जन मिलके, पांचों जन मिलके इन्होंने क्या किया, बांदंग में कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने NAM नॉन अलाइन मूवमेंट को एक फाइनल शेप दे दी। क्लियर? नेक्स्ट, नेहरू इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट स्पोक्समैन फॉर न्यूट्रलिटी ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन। और नेहरू को कंसिडर किया जाता है कि भाई सबसे बड़े बोल बाल वाले इंसान कौन हो सकते हैं, वो है हमारे जवाहरलाल नेहरू। ओके, Nehru opposed the formation of military alliances as these were likely to produce race of armaments. अब देखो नेहरू जी क्या बोलते हैं ना कि हाँ ये जो मिलिट्री अलायंस बन रहा है ना इसको बंद करो, ये नहीं कराना है। अगर हम ये करते हैं, मिलिट्री अलायंस अगर बनाते हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि फिर सब में रेस ऑफ आर्मामेंट्स होगा। रेस ऑफ आर्मामेंट्स का मतलब क्या है कि वेपन्स को लेके वापस से सब लोग रेस करने लगेंगे कि हाँ भाई तुम्हारा वेपन ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा उससे स्ट्रांग है, तो हमें अगर रेस ऑफ आर्मामेंट्स नहीं करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको अपोज करेंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस मिलिट्री अलायंसेस को अपोज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, Nehru rejected the communist state as monolithic and described Marxism as an outdated philosophy. He did not favor capitalism and was tilted towards socialism. इन्होंने क्या बोला ना, इन्हें कैपिटलिज्म नहीं पसंद। ठीक है, जिसमें होता है ना कि कैपिटल आप ये करते हो, तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि नहीं, इनको क्या पसंद है, इनको पसंद है सोशलिज्म। तो ये बोलते हैं कि भाई कैपिटलिज्म छोड़ दो, सब सोशलिज्म पे फॉलो करो। क्लियर? India played an important role in NAM and world affairs during the Cold War. It supported many countries in the efforts to attain independence. अब इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉन अलाइन मूवमेंट में। ठीक है, और एक चीज ये सपोर्ट करती है बहुत सारी कंट्रीज को कि भाई इंडिपेंडेंट रहो। अब होता है ना कि अगर हम पे बीतता है तो हम दूसरों को बोलते हैं भाई पता है ऐसा फील होता है, तू मत करना। ठीक है, तो सेम चीज जो इंडिया वाले फेस करते हैं ना इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश लोगों ने हमला कर लिया था, तो इनके मन में क्या आ गया कि अगर फिर से ये होगा ना तो बाकी लोग हमारे ऊपर ऑपरेस करेंगे, हमें डोमिनेट करेंगे, हमें फ्रीडम नहीं देंगे, हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो इनको लगा भाई खुद तो हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, एक काम करते हैं अब तो जुड़ना नहीं है, बाकी को भी बचा ले भाई कि हाँ तुम लोग भी मत जुड़ो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? तो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री सिलेबस हो गई है कंप्लीट, तो तालियां बजाओ। गुड, ठीक है, चलो। लेकिन हाँ भाई प्लीज आप लोग प्लीज पढ़ो यार, प्लीज पढ़ो। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, मुझे पता है। बहुत लोग ऐसे ना जो लास्ट मोमेंट में वीडियो देखेंगे कि चलो देखते हैं किसका वीडियो है, किसका वीडियो में नोट्स है। ऐसे करोगे मत करो यार, ऐसे मत करो प्लीज। पेरेंट्स के बारे में सोच लो, अपने बारे में सोच लो, क्या होगा आपका अगर नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, चलो अगली वीडियो के लिए वेट करो क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिविक्स पोर्शन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।